जी, आप सबका स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ाया था, लेकिन आज की क्लास में जो समझना है वो है आपका सेकेंडरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको प्राइमरी मेमोरी में बहुत सारे मेमोरी के बारे में पढ़ाया था, जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में मैंने बताया था, और प्लस आपको रोम के बारे में मैंने आपको बताया था। जो आज की क्लास में पढ़ना है वो है आपका सेकेंडरी मेमोरी। और देखिए, दोनों में अंतर अगर समझा जाए सबसे पहले, तो प्राइमरी मेमोरी डेटा को परमानेंट नेचर में स्टोर नहीं करती थी, मैंने बताया था ना। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी है वो डेटा को तो स्टोर करता है, लेकिन कंप्यूटर में परमानेंट बेस पे स्टोर करता है। यानी कि वह डेटा तभी डिलीट होगा जब हम डिलीट करेंगे। समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे लिखा भी है कि ये मेमोरी सिस्टम में परमानेंट स्टोरेज रखती है, और इन्हें आप स्टोरेज भी कह सकते हैं। और यह डेटा को परमानेंट नेचर में स्टोर करती है, और इन्हें सहायक मेमोरी भी कह सकते हैं। सहायक मेमोरी भी कह सकते हैं। और कह रहा है कि ये मेमोरी प्रोसेसर से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती है, ये मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से कनेक्टेड होती है, जैसे कि एचडीडी, एफडीडी, सीडीडी, डीवीडी, एसडी कार्ड और पेन ड्राइव। जैसे देखिए, जब तक प्राइमरी मेमोरी के बारे में हम बात करें, तो प्राइमरी मेमोरी में मैंने आपको बताया था परमानेंट। अगर बात करें सेकेंडरी मेमोरी की, तो सेकेंडरी मेमोरी में डेटा परमानेंट नेचर में स्टोर होता है। यानी कि इसमें स्टोर किया गया डेटा जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे तब तक हमारा डेटा डिलीट। और यहाँ पे बता रहा है कि सबसे पहले कि ये जो मेमोरी होती है, ये कह रहा है कि इन्हें सहायक मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। और फिर कह रहा है कि ये मेमोरी प्रोसेसर से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती है, यानी कि इसको प्रोसेसर से कुछ लेना देना नहीं होता। और फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि ये मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से कनेक्टेड होती है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी को मैंने आपको बताया था कि डिस्प्ले मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। और जो भी डिस्प्ले पे हम देखने का काम कर पा रहे हैं वो आपका सेकेंडरी मेमोरी हो, चाहे कोई भी ऐसा मेमोरी हो, लेकिन आप ये समझिए कि वो प्राइमरी मेमोरी में ही आपको शो करके दिखाता है, जिसको डिस्प्ले मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें भी जैसे एचडीडी आता है, और एचडीडी का पूरा नाम क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव। और एक प्रकार का सबसे अगर देखा जाए तो मेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के नाम से आपका एचडीडी के नाम से जाना जाता है, हार्ड डिस्क के नाम से जाना जाता है। और हार्ड डिस्क सबसे बड़ी मेमोरी होता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह कंप्यूटर सिस्टम का मेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है, और यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिस पर डाटा स्थायी रूप से सेव होता है। समझ में आ रहा है? देखिए, नॉन वोलेटाइल जो है रोम को भी बोला गया था, लेकिन दोनों में अंतर है। अगर रोम को हम नॉन वोलेटाइल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उस पे रखा हुआ डेटा को डिलीट कर सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इस पर्पस से रोम को बोला गया था रीड ओनली मेमोरी, सॉरी नॉन वोलेटाइल। लेकिन अगर बात आती है सबसे पहले हार्ड डिस्क के बारे में, तो हार्ड डिस्क में ये बता रहा है कि यह भी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अब इसमें नॉन वोलेटाइल क्यों बोला गया? क्योंकि ये डेटा को परमानेंट नेचर में स्टोर करता है। समझ में आ रहा है ना? ये डेटा को परमानेंट नेचर में स्टोर करता है, इसलिए इसे नॉन वोलेटाइल के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे कह रहा है डाटा स्थायी रूप से सेव होता है। हार्ड डिस्क कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए सबसे प्रचलित सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, और किसी भी कंप्यूटर में कोई और सेकेंडरी स्टोरेज हो या ना हो, एक हार्ड डिस्क जरूर लगा होता है। और फिर कह रहा है कि हार्ड डिस्क में एल्यूमिनियम के बने एक से अधिक पतले डिस्क यानी कि प्लेट होते हैं, जिसमें चुंबकीय पदार्थ आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है, और सारे डिस्क एक मजबूत पैकेट के अंदर सॉफ्ट में लगे होते हैं। और प्रत्येक डिस्क में डेटा रीड और राइट करने के लिए एक रीड राइट हेड होता है। जब भी डाटा को रीड राइट करना होता है तो डिस्क तेजी से घूमता है, और इनके घूमने की गति को रिवोल्यूशन पर मिनट में मापा जाता है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, यानी कि हमारा जो हार्ड डिस्क होता है उसमें कह रहा है कि जैसे इसमें जो डेटा स्टोर होता है, कह रहा है कि इसमें बहुत सारे डिस्क यानी कि प्लेट होते हैं, एल्युमिनियम के प्लेट होते हैं। और कह रहा है स्टोरेज डिवाइस, इसमें कह रहा है कि एक से अधिक पतले डिस्क यानी कि प्लेट होते हैं, जिसमें आयरन ऑक्साइड की एक प्रकार की लेयर चढ़ी होती है, परत चढ़ी होती है। और फिर कह रहा है कि आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। सारे डिस्क एक मजबूत पैकेट के अंदर सॉफ्ट में लगे होते हैं, और प्रत्येक डिस्क में डेटा रीड और राइट करने के लिए एक रीड और राइट हेड होता है। जब भी डेटा को रीड राइट करना होता है तो डिस्क तेजी से घूमता है। जैसे मान के चले कि किसी डेटा को पढ़ना है, चाहे उसको अपने शब्दों में लिखना है, तो इसके लिए क्या होता है, वो डिस्क हमारा तेजी से घूमता है। समझ में आ रहा है ना? और उसे घूमने की गति का जो होता है उसको रिवोल्यूशन पर मिनट यानी कि आरपीएम में मापा जाता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है
कि सारे डिस्क एक मजबूत पैकेट के अंदर सॉफ्ट में होते हैं और प्रत्येक डिस्क में डेटा रीड राइट करने के लिए एक रीड राइट हेड होता है और जब भी डेटा को रीड राइट करना होता है तो डिस्क तेजी से घूमता है और इनके घूमने की गति को रिवोल्यूशन पर मिनट में मापा जाता है और डिस्क जितनी तेज गति से घूमते हैं रीड राइट भी उतना ही फास्ट करते हैं। यानी जब डिस्क की बात हो रही है, डिस्क जितना ही फास्ट मूव करेगा उतना ही फास्ट डेटा को रीड और राइट कर पाएगा। और फिर यहाँ लिखा है कि उदाहरण के लिए 7200 आरपीएम वाले हार्ड डिस्क 5400 आरपीएम वाले हार्ड डिस्क की ज्यादा तेज होते हैं और हार्ड डिस्क में डिस्क ट्रैक में बटे होते हैं और प्रत्येक ट्रैक में छोटे छोटे सेक्टर भी होते हैं और एक सेक्टर में 512 बाइट डेटा स्टोर होता है। जैसे देखिए ये इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, जैसे जो हमारा हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क में छोटे छोटे ट्रैक होते हैं और एक ट्रैक में समझिए कि 512 बाइट तक का डेटा स्टोर होता है। इसलिए जैसे हार्ड डिस्क की अगर स्टोरेज के बारे में बात किया जाए तो कम से कम हार्ड डिस्क का जो स्टोरेज होता है 500 जीबी का होता है। समझ में आ रहा है ना, 500 जीबी तक का आपका हार्ड डिस्क का क्या होता है, स्टोरेज कैपेसिटी होता है। ये 500 जीबी तक का डेटा स्टोर कर सकता है एक हार्ड डिस्क। और इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे ट्रैक होते हैं, सेक्टर होते हैं और एक सेक्टर में आप समझिए कि 512 बाइट का डेटा स्टोर होता है। तो अगर 500 जीबी की बात हो रही है तो समझ सकते हैं कि इसमें सेक्टरों की संख्या बहुत ज्यादा है, तभी तो डेटा स्टोर कर पाएगा। अब चलिए अगला आता है क्या, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, जिसको जानते हैं शॉर्ट में एफडीडी के नाम से। और इसका बहुत ज्यादा कुछ वर्क नहीं है, इसका प्रयोग हम पहले के समय में ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते थे। और इसका स्टोरेज की कैपेसिटी भी लिखा हुआ है कि मात्र 1.44 MB होती है। आप बताइए एमबी की बात हो रही है, जीबी से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है, बहुत छोटा है, ऐसे बोल सकते हैं बहुत छोटा है, क्योंकि 1024 MB बराबर 1 GB होता है। मैंने पढ़ाया है ना, और 1024 GB बराबर 1 TB, 1024 GB बराबर 1 TB होता है। यानी कि जीबी और टीबी से सबसे छोटा मात्रक हम एमबी को बोल सकते हैं। 1.44 MB तक का डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो सोचिए इसमें स्टोरेज की कैपेसिटी बहुत ज्यादा थोड़ी ना, लेकिन इसका भी प्रयोग पहले के समय में ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करने के लिए किया जाता था। आज इसका प्रचलन नहीं। इतना कम अगर स्टोरेज की बात करें तो इतना कम स्टोरेज डिवाइस का कोई प्रयोग कर पाएगा बताइए? बहुत ही कम स्टोरेज डिवाइस। कहाँ आपका 500 GB और कहाँ आपका 1.44 MB, दोनों में बहुत अंतर। और देखिए इसमें लिखा भी है कि यह एक मैग्नेटिक स्टोरेज माध्यम है और पहले के समय में फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करने के लिए किया जाता था और इसकी साइज 1.44 MB होती है। और कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली फ्लॉपी डिस्क 5.25 इंच और 3.5 इंच की होती है और 5.25 इंच की फ्लॉपी डिस्क को मिनी फ्लॉपी डिस्क और 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क को माइक्रो फ्लॉपी डिस्क के नाम से जाना जाता है। मतलब इसकी साइज के बारे में बात कर रहा है कि अगर 5.25 इंच का कोई है फ्लॉपी डिस्क तो उसका नाम क्या दिया गया है, मिनी दिया गया। और इसके बाद से बता रहा है कि अगर 3.5 इंच का है तो इसको माइक्रो फ्लॉपी डिस्क कहा जाता है। अब चलिए अगला इसमें ऑप्शन आता है, वो है आपका सीडी। सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क। आपने देखा है सीडी? आज इसका प्रचलन है, आज इसकी जरूरत है? शादी में इसकी जरूरत है, बाकी जगह पे जरूरत नहीं है। देखिए आज भी सीडी का बहुत ज्यादा प्रचलन, समझ में आ रहा है ना? जैसे मान के चलिए कि आपने नाम सुना होगा एंटीवायरस के बारे में, नाम सुना है? ड्राइवर, अपनी कंप्यूटर में एंटीवायरस डाला जाता है, ड्राइवर डाला जाता है, इसके लिए सीडी का ही हेल्प लिया जाता है। समझ में आ रहा है ना? और वो सीडी ऐसा होता है कि जिसमें रखा हुआ प्रोग्राम बस आप एक ही बार यूज भी कर सकते हैं। अगर उसमें कोई प्रोग्राम रखा गया, इंस्टॉल करके रखा गया है तो उस प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर में आप एक ही बार रन करा सकते हैं, उसके बाद उस सीडी का कोई मतलब नहीं रह जाए। तो आज भी इसका प्रचलन है, लेकिन पहले के समय में अगर आप कहेंगे तो इसका बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रचलन था। और इसकी स्टोरेज डिवाइस बहुत ज्यादा नहीं, मात्र 783 MB का डेटा स्टोर करता है। अब सोचिए ये भी जीबी से बहुत कम है ना, कम है कि नहीं है? बहुत कम है, क्योंकि 783 की बात हो रही है। अगर 1024 होगा तब तो 1 GB बनेगा। तो देखिए इसमें लिखा है कि सीडी एक ऐसा ऑप्टिकल डिस्क है जिसमें करीब 783 MB का डाटा स्टोर किया जा सकता है
और इसकी चौड़ाई 1.2 mm तथा लंबाई 12 सेंटीमीटर की होती है। और फिर कह रहा है कि इसकी चौड़ाई 1.2 mm तथा लंबाई 12 सेंटीमीटर की होती है और यह भी जरूरत के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको रोम के बारे में पढ़ाया था ना, रोम की 3 कैटेगरी कौन कौन सा, पी रोम, ई रोम, पी रोम, ई रोम और ई रोम। और पी रोम में मैंने क्या बताया था, वो पहले से ब्लैंक होता था, उसमें हम एक नया प्रोग्राम डाल सकते थे लेकिन मात्र एक ही। सेकंड हमारे पास ई रोम आया, पहले से प्रोग्राम को हटा करके एक नया प्रोग्राम डाल सकते थे लेकिन ये नहीं। और ई रोम में मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीडेबल ऐसी मेमोरी है जिसमें पहले से रखे डेटा को हम जितनी बार चाहें उतनी बार इरेज करके और नए डाटा को जितनी बार चाहें उतने डेटा को डाल सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो बस उसी के आधार पे जो है सीडी को बांटा गया, जैसे लिखा भी है, देखिए सीडी कह रहा है कि 3 प्रकार के होते हैं, जैसे सीडी रोम है, सीडी आरडब्ल्यू है, सीडी आर है। कह रहा है कि सीडी रोम में जो डेटा व सॉफ्टवेयर होता है उसे केवल पढ़ा जा सकता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और फिर कह रहा है कि सीडी आर में हम एक बार डेटा व सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, फिर दोबारा उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर पा सकते। और फिर तीसरा लिखा हुआ है सीडी आरडब्ल्यू में जितनी बार चाहें उतने बार डेटा व सॉफ्टवेयर स्टोर व डिलीट किया जा सकता है। कंपैरिजन मिल रहा है ना? बिल्कुल रोम के जैसा मिलता जुलता आपको दिख रहा है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, वो एक प्राइमरी मेमोरी था और ये कौन सा मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी। कोई दिक्कत किसी को? तो बस आप ये अंतर समझिएगा कि जो सीडी होता है इसको कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से बोलते हैं, उसमें 783 MB का डेटा स्टोर किया जा सकता है। अब चलिए अगला ऑप्शन आता है, वो है आपका डीवीडी। देखिए दोनों का स्ट्रक्चर मिलता जुलता एक ही जैसा, क्यों? डीवीडी हुआ या सीडी हुआ, ये दोनों का स्ट्रक्चर एक ही जैसा मिल रहा है ना, लेकिन दोनों में हम कह सकते हैं कि दोनों में अंतर बस इतना ही का है कि उसमें 783 MB का डेटा स्टोर होता है और इसमें 4.7 GB का डेटा स्टोर होता है। उससे बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है, बहुत बड़ा है, क्योंकि 1 GB के भी बराबर आपका सीडी नहीं है, क्योंकि 783 MB का डेटा स्टोर है और इसमें 4.7 GB। यूं कह सकते हैं आप लोग कि 4 GB 700 MB तक का डेटा स्टोर करता है, बोल सकते हैं ना? तो देखिए इसमें लिखा भी है कि डीवीडी भी एक सीडी की तरह ऑप्टिकल डिस्क होता है, किंतु दोनों इसकी स्टोरेज की कैपेसिटी में अंतर होता है। इसमें करीब 4.7 GB तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है, जो सीडी के 783 MB स्टोरेज क्षमता से कहीं अधिक होता है। और फिर लिखा है कि डीवीडी भी जरूरत के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं, जैसे डीवीडी रोम हो गया आपका, डीवीडी आर हो गया और डीवीडी आरडब्ल्यू हो गया। जिस तरीके से आपका सीडी था ना, बस वैसे ही आपका डीवीडी। बस दोनों में यही अंतर है कि आपका जो सीडी है, सीडी में 783 MB का डेटा स्टोर किया जाता है और जबकि डीवीडी में 4.7 GB तक का डेटा स्टोर किया जाता है। बस दोनों में अंतर यही है, बाकी जिस तरीके से ये काम करता है उस तरीके से वो भी काम करता है। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए अब अगला हमारे पास वो ऑप्शन आता है, वो है एसडी कार्ड। याद करिए मैंने मेमोरी को बोला था स्टार्टिंग में कि मेमोरी को किस नाम से जानते हैं, मेमोरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? आप लोगों ने सही रिस्पांस नहीं दिया, आपने बताया था चिप। याद है कि सर मेमोरी को चिप के नाम से जानते हैं, वही चिप की बात आ गई क्लास में। इसके बारे में तो पता होगा ना। आज तो मानिए आपके मोबाइल में इतना ज्यादा स्टोरेज की कैपेसिटी दे दिया है कि अलग से आपको मेमोरी कार्ड लगाने की आवश्यकता नहीं है, चिप लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि अगर आपके मोबाइल में इतनी ज्यादा स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं था तो यही मेमोरी कार्ड आप दुकानों पे लेके जाते थे और मूवी डाउनलोड करवा के लेके आते थे। याद है? 10 रुपए देते तो 4-5 मूवी आपको मिलता था, फिर उसके बाद से आप देखते थे, फिर उसको डिलीट करके फिर आप ट्रांसफर करवाते थे। तो वही मेमोरी की बात हो रही है, वही मेमोरी की बात हो रही है। लेकिन आज आप ये कह सकते हैं आज इसका प्रचलन कम नहीं है इसका यूज। आप देखिए बहुत सस्ते रेट में आपको चिप मिल रहा है, मेमोरी कार्ड मिल रहा है, दुकान पे पता चलता, क्योंकि आज इसका प्रचलन नहीं है, खत्म हो गया। आप एक बात बताइए, अगर आप मोबाइल लगा रहे तो 8 GB तक का डेटा मिल जा रहा है, 8 GB तक का स्टोरेज मिल जा रहा है, तो क्यों मेमोरी कार्ड को आप खरीदेंगे? कोई जरूरत है? लेकिन आज तो मिल जा रहा है, इसके पहले नहीं मिलता था, तो यही मेमोरी कार्ड आपके लिए महंगा था, बताइए। और आज क्या है, आपके मोबाइल में इतना सारा एमबी है, इतना सारा नेट है कि आप उस मूवी को देख सकते हैं, उसको डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है।
उसको चिप में भरवाने की आवश्यकता नहीं है, मेमोरी कार्ड में भरवाने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं है? तो ये मेमोरी की बात हो रही है, और मेमोरी कार्ड को बोला जाता है एसडी कार्ड के नाम से, और इसको एसडी कार्ड के नाम से इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये डेटा को सिक्योर रखता है। एसडी कार्ड का पूरा नाम होता है सिक्योर डिजिटल कार्ड, और एक प्रकार का कह रहा है कि एसडी कार्ड एक मेमोरी कार्ड के नाम से भी जाना जाता है, और इसका पूरा नाम सिक्योर डिजिटल कार्ड होता है, और इसका प्रयोग सभी प्रकार के मोबाइल डिवाइसों में डेटा को स्टोर करके रखने के लिए किया जाता है। और फिर कह रहा है कि इसे कार्ड रीडर की सहायता से कंप्यूटर में भी प्रयोग किया जा सकता है। कार्ड रीडर की बात हो रही है। कार्ड रीडर आप लोगों ने देखा है जिसमें मेमोरी कार्ड लगाते हैं, जिसमें मेमोरी कार्ड लगाते हैं। दो है, एक आपका पेन ड्राइव भी है और एक आपका कार्ड रीडर भी है, लेकिन दोनों में अंतर है। अगर केवल कार्ड रीडर को आप जो है सीपीयू में लगाएंगे या चाहे लैपटॉप में लगाएंगे तो कुछ काम होगा, जब तक उसमें मेमोरी नहीं लगे। यानी कि मेमोरी में अगर आपको अपनी कंप्यूटर से कोई डेटा ट्रांसफर करना है तो इसके लिए कार्ड रीडर की आवश्यकता होती है ना। और पेन ड्राइव का क्या प्रयोग होता है? तो कंप्यूटर टू कंप्यूटर, यानी कि अपनी कंप्यूटर से मैंने डेटा उठाया और किसी और कंप्यूटर में ला करके मैंने डेटा ट्रांसफर कर दिया। आजकल तो बहुत सारे ऐसे भी पेन ड्राइव आ रहे हैं कि आप अपनी कंप्यूटर से आप डेटा उठाइए और अपनी मोबाइल में भी आप उसका प्रयोग करिए, ओटीजी सपोर्ट के माध्यम से आ रहा है ना ऐसा भी पेन ड्राइव। तो देखिए इसमें लिखा भी है कि एसडी कार्ड से मिलता जुलता एक और कार्ड है जिसको मल्टीमीडिया मेमोरी कार्ड भी कहा जाता है, किंतु दोनों में थोड़ा अंतर है। एसडी कार्ड एक फ्लैश मेमोरी फॉर्मेट है, जबकि एमएमसी कार्ड एक फ्लैश मेमोरी स्टैंडर्ड है। और एसडी कार्ड भी वर्तमान में अपनी स्टोरेज क्षमता के अनुसार 3 प्रकार के उपलब्ध है। जैसे हम जाते हैं दुकान पे तो बोलते हैं ना कि भैया हमको 4 GB का मेमोरी कार्ड दे दीजिए या हमको 8 GB का मेमोरी कार्ड दे दीजिए, लेकिन मेमोरी कार्ड को भी उसकी स्टोरेज के हिसाब से बांटा गया है 3 भागों। कितने भागों में? 3 भागों। अब किस मेमोरी का हम क्या नाम दे सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है, देखिए कह कि SDHC और SDSC लिखा हुआ है, और फिर लिखा है SDXC कहलाते हैं। और कह रहा है कि SDSC की स्टोरेज की कैपेसिटी यानी कि सबसे कम 128 MB से लेकर के 4 GB तक की होती है। यानी कि ऐसा मेमोरी कार्ड जिसकी स्टोरेज की कैपेसिटी 128 MB से लेकर के 4 GB तक होती है, ऐसे मेमोरी कार्ड को हम क्या नाम दे सकते हैं? SDHC, SDSC क्या नाम दे सकते हैं? SDSC 128 MB से लेकर के 4 GB तक का स्टोरेज होता है। इसके बाद से आप लिखा हुआ है कि 4 GB से लेकर के और 32 GB तक अगर आपको मेमोरी मिलता है तो उसका नाम क्या दे सकते हैं? SDHC। दोनों में अंतर समझिएगा, तीनों में। SDSC किसको बोला जाएगा? 128 MB से लेकर 4 GB तक, और 4 GB से लेकर के 32 GB तक अगर आपको मिलता है तो उसको आप बोल सकते हैं SDHC। अब इसके बाद से आता है SDXC। SDXC 64 GB से लेकर के और आपका 2 TB तक का इसमें स्टोरेज होता है। तीनों में अंतर समझ में आ रहा है ना? तो इतने सारे स्टोरेज डिवाइस के हिसाब से यानी कि मेमोरी को मात्र 3 भागों में बांटा जाता है। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, वो है आपका पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव के बारे में बताइए, पता है ना? और ये भी किसके जैसा कह रहा है कि पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है, और वर्तमान में डेटा स्टोर करने के लिए पेन ड्राइव का प्रयोग बहुत ही प्रचलित डिवाइस है। और इसके बाद से लिखा भी है कि यहाँ एक एक्सटर्नल स्टोरेज एरिया है जिसे यूएसबी की सहायता से कंप्यूटर में कनेक्ट किया जाता है। और फिर कह रहा है कि इसे हम जब चाहें तब कंप्यूटर में लगा सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, और इसका आकार बहुत छोटा होता है जिससे इसे पॉकेट या पर्स में आसानी से रखा जा सकता है। और फिर कह रहा है कि और कहीं पर ले जाया जा सकता है, और सभी प्रकार के मेमोरी डिवाइसों में सबसे पोर्टेबल कहे जा सकते हैं। आजकल पेन ड्राइव का प्रयोग कंप्यूटर के अलावा मोबाइल में भी किया जाता है। और कह रहा है कि यह एक प्लग एंड प्ले डिवाइस है जिसे कंप्यूटर और मोबाइल से कनेक्ट करते ही यह चालू हो जाता है, और इसकी भी स्टोरेज की कैपेसिटी के बारे में आपको पता ही है। समझ में आ रहा है? तो आज मेमोरी का मैंने चैप्टर एंड कर दिया, मैं पूरा पढ़ा दिया। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, मैंने जो है आपको इसके पहले जो है वर्डपैड के बारे में पढ़ा रहे थे ना। वर्डपैड में मैंने कहां तक बताया था?
वर्डपैड में मैंने कहां तक बताया था, इंट्रोडक्शन हो गया था। देखिए शेष ऑप्शन के बारे में हम बता दे रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में आप लैब में जाके प्रैक्टिकल करिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्डपैड एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और इसी से मिलता जुलता नाम मैंने क्या बताया था, विनवर्ड बताया था। यानी कि मैंने बताया था कि विंडो प्लस आर अगर आप दबाएंगे और केवल डब्ल्यू बटन प्रेस करेंगे तो विनवर्ड भी आएगा, वर्डपैड भी आएगा, लेकिन यहाँ से आपको ओपन क्या करना है, यहाँ से आपको वर्डपैड ओपन करना है। अब वर्डपैड के बारे में बात करें तो इसमें मैंने आपको केवल इंट्रोडक्शन मैंने लिखवाया था। देखिए इसमें थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन करवा देते हैं आप लोगों को। देखिए मैंने बताया था कि यहां से लेकर के और यहां तक इसका क्या नाम होता है, क्या नाम होता है, टाइटल बार होता है। और यहां से लेकर के यहां तक इसका मैंने क्या नाम दिया था, क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार। समझ में आ रहा है ना, क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से जाना जाता है। और प्लस इसी के जस्ट नीचे इसको मैंने क्या नाम दिया था, ये मेनू बार होता है। और प्लस ये हमारा क्या होता है, क्या नाम होता है इसका, ये हमारा टाइटल बार हो गया, ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार हो गया। इसको मेनू बार के नाम से जानते हैं और इसको जानते हैं रिबन के नाम से। किस नाम से, रिबन के नाम से। और मैंने बताया था कि रिबन में बहुत सारे ग्रुप भी पाए जाते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप है, आपका फॉन्ट ग्रुप है, और प्लस पैराग्राफ ग्रुप है, और प्लस इंसर्ट ग्रुप है, और प्लस एडिटिंग ग्रुप मैंने बताया था। अब इसका मैंने क्या नाम दिया था, हाँ इसका मैंने क्या नाम दिया था, ये रूलर होता है। क्या होता है, रूलर होता है। और रूलर का वर्क क्या होता है, तो लिखे हुए पैराग्राफ को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में मूव कराना, ये रूलर का काम होता है। समझ में आ रहा है ना, तो ये रूलर होता है जिसका वर्क ही होता है। जैसे मान के चलिए पैराग्राफ के मार्जिन को इंक्रीज करना चाहते हो या डिक्रीज करना चाहते हो, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि रूलर वाले ऑप्शन से आप कर सकते हैं। और सबसे नीचे वाले एरिया का मैंने क्या नाम दिया था, ये हमारा होता है स्टेटस। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत किसी को, इसको हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार का ये टाइटल बार है, और ये हमारा मेनू बार है, और ये हमारा रिबन है, और ये हमारा क्या है, अरे ये ग्रुप है, और ग्रुप के जस्ट नीचे हमारा क्या है, हमारा रूलर बार। अब देखिए ये तो पेज हमारा ब्लैंक है ना, ये तो पेज हमारा ब्लैंक है, तो आसानी तरीके से इसको हम ब्लैंक पेज नाम दे सकते हैं। तो इसको हम जानते हैं ब्लैंक पेज के नाम से, एक प्रकार का ये ब्लैंक पेज होता है। अब चूंकि ब्लैंक पेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी इस पेज पे मैंने कुछ टाइप नहीं किया हुआ, इसलिए हम इसको ब्लैंक पेज नाम दे सकते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पे इसमें अभी कुछ नहीं बताया था ना, अभी तो इसमें मैंने कुछ नहीं बताया था ना, अभी मैंने केवल इंट्रोडक्शन करवाया था ना। चलिए यहाँ पे अगर देखिए सबसे पहले हम बात करें तो इसमें कुछ ऑप्शन आपका इनेबल दिख रहा है, कुछ ऑप्शन आपका डिसेबल दिख रहा है। और मैंने आपको बताया था कि जैसे ट्रिपल सी के बुक से आप इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर लिखने के बाद और तब जाकर के बारी बारी से इसका पूरा प्रैक्टिकल आप करके देखिए। मैंने बताया था ना कि जब तक लिखे हुए टेक्स्ट को हम सिलेक्शन नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे कुछ ऑप्शन इनेबल दिखेगा, लेकिन कुछ ऑप्शन आपको डिसेबल दिखेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया पटरोना, समझ में आ रहा है, और कंट्रोल से मैंने सिलेक्शन कर दिया, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से इसकी साइज को मैंने इंक्रीज कर लिया। अब देखिए जैसे ही मैंने सिलेक्शन किया तो यहाँ पे कट और कॉपी ऑप्शन हाईलाइट हो,
समझ में आ रहा है ना? लेकिन इसके पहले ये ऑप्शन इनेबल नहीं था। देखिए अगर हम साइड में क्लिक करते हैं तो दोनों डिसेबल होते हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि जब तक हम डेटा को सिलेक्शन नहीं करेंगे तब तक ये ऑप्शन आपका हाईलाइट नहीं होगा। तो कट के बारे में मैंने इसके पहले भी आपको बताया है, कट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जैसे देखिए ये जैसे मान के चलिए कि ये वर्ड मैंने टाइप किया है, हम चाहते हैं कि इसको हटा करके कहीं दूसरे लोकेशन पे रख दें, तो इसके लिए कट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो कट का ये प्रयोग होता है कि एक लोकेशन से हटाते हैं और दूसरे लोकेशन पे ले जाके पेस्ट कर देते हैं, वो हमारा कट होता है। लेकिन कॉपी के बारे में बात करें तो सेम टेक्स्ट को बार बार अगर आपको लिखना हो तो लिखने के बजाय आप चाहेंगे तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे कट किया तो कट करेंगे तो यहाँ पे वर्ड हमको दिखेगा नहीं दिखेगा, यहाँ से गायब हो जाएगा। अब यहाँ से आप इंटर बटन प्रेस करिए और जहां पर भी पेस्ट करना है वहां पे आइए कर्सर को लेके और यहाँ पे पेस्ट पे आकर के बस पेस्ट कर दीजिए। अभी देखिए स्टार्टिंग में तो पढ़ना ऊपर लिखा हुआ था ना, आपने पेज के नीचे ला दिया, तो ये कट और पेस्ट का वर्क होता है। और वही अगर हम कॉपी के बारे में बात करें तो कॉपी का मात्र एक ही प्रयोग है कि लिखे हुए सेम टेक्स्ट को बार बार लिखना, बार बार पेस्ट करना कॉपी करने के बाद। तो कंट्रोल सी से कॉपी करिए या आप यहीं पे आकर के कॉपी कर लीजिए और जहां भी पेस्ट करना है वहां कंट्रोल प्लस वी बटन दबाते जाइए। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए एक जगह मैंने पढ़ना लिखा था लेकिन बस केवल कॉपी पेस्ट मैंने किया तो इतना ज्यादा लिखा हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हमारा कॉपी और कट है। इसके बाद से कंट्रोल से सिलेक्शन करेंगे तो लिखे हुए टेक्स्ट को अगर आपको बोल्ड करना है तो कंट्रोल प्लस बी दबाएंगे, लिखे हुए टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो कंट्रोल प्लस आई दबाएंगे, लिखे हुए टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस यू दबाएंगे, जो मैंने ऑलरेडी पहले शॉर्टकट की में आपको पढ़ाया भी। जैसे देखिए इतना सा मैंने ये वाला टेक्स्ट लिख दिया, अभी इसको मैंने बोल्ड नहीं किया तो कंट्रोल बी दबाएंगे तो टेक्स्ट आपका बोल्ड हो जाएगा और कंट्रोल ही बी दबाएंगे तो ये अनबोल्ड भी हो जाएगा। जिससे ये ऑप्शन इनेबल होगा उसी से ऑप्शन ये क्या हो जाएगा आपका डिसेबल भी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस बी से अगर आप बोल्ड कर पा रहे हैं तो कंट्रोल प्लस बी से अनबोल्ड भी हो जाएगा। कंट्रोल यू दबाएंगे तो अंडरलाइन होगा और कंट्रोल यू दबाएंगे तो अंडरलाइन का इफेक्ट हटेगा। कंट्रोल आई करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा, कंट्रोल आई करेंगे तो इटैलिक का इफेक्ट हट जाएगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, इसकी शॉर्टकट की नहीं है, स्ट्राइक थ्रू, और इसका वर्क होता है जैसा आपके टेक्स्ट लिखा हुआ है और आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है तो बस ये टेक्स्ट को बीच से डिवाइड कर देता है। समझ में आ रहा है ना? ये टेक्स्ट को बीच से डिवाइड कर देता है, इसको स्ट्राइक थ्रू के नाम से जाना जाता है। और पुनः इसको सिलेक्शन करिए, हटाना है तो आप इसको यहां से हटा दीजिए। अब इसके बाद से यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। अब इसका क्या प्रयोग है? जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में आपको लिखवाया भी है कि वर्डपैड का वर्क हम क्वेश्चन पेपर बनाने में भी करते हैं, मैंने लिखवाया इंट्रोडक्शन में। तो जैसे मान के चलिए अगर फार्मूला आपके पास आ गया H2O, क्या ये सही लिखा हुआ है? यानी 2 किसके नीचे होना चाहिए? H के नीचे होना चाहिए। तो 2 अगर आपको H के नीचे करना है तो पहले हम 2 को क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे और इसकी शॉर्टकट की होती है सब स्क्रिप्ट का कंट्रोल प्लस इक्वल टू, कंट्रोल प्लस प्लस आप बोल सकते हैं, जो बैक स्पेस के जस्ट बगल में दिया हुआ है। अगर जैसे ही कंट्रोल प्लस दबाएंगे तो ये आपका क्या होगा? 2H के नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे H2SO4 हो गया आपका, CO2 हो गया, CH4 हो गया, ऐसे हमको लग रहा है कि केमिस्ट्री का बहुत सारा सूत्र आप लिखते हो। अब ये फार्मूला जाकर के आपका सही है। इसी तरीके से अगर आपको A प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आपको लिखना हो तो जैसे मैंने यहाँ पे A टाइप कर दिया प्लस बी और इसका स्क्वायर लिखना है तो 2 को हम सिलेक्शन करेंगे और सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू बटन प्रेस कर देंगे, जो बैक स्पेस के जस्ट बगल में दिया हुआ इक्वल टू का सिंबल दिया हुआ तो ये स्क्वायर के रूप में हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो इसको हम बोलते हैं सब स्क्रिप्ट और इसको हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना? अगर ये नीचे है तो आप ये समझिए कि इसको हम सब स्क्रिप्ट बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? सुपर स्क्रिप्ट बोलेंगे।
और बाकी देखिए, अगर आप इस टेक्स्ट को पूरे को सिलेक्शन किए हैं तो अगर आपको इंक्रीज करना है तो यहाँ से भी इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करना है तो यहाँ से डिक्रीज करेंगे। और इसका सबसे सिंपल तरीका है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से टेक्स्ट की साइज बढ़ा सकते हैं और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन से टेक्स्ट की साइज घटा सकते हैं। हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट का कलर, आप टेक्स्ट की कलर को चेंज भी कर सकते हैं। और प्लस यहाँ पे दिया हुआ है हाईलाइटेड कलर, इसका प्रयोग करके जैसे किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो ऐसे सिलेक्शन करिए, आप इसको यहाँ से हाईलाइट करके देख सकते हैं, कुछ ऐसे इंटरफेस में। समझ में आ रहा है ना। तो आज लैब में जाइए, आज मैंने कुछ प्रैक्टिकल नहीं बताया है तो आज इसी पे पूरा ऑप्शन का प्रैक्टिकल करके आप लोग देखिए, शेष हम कोशिश करेंगे कल इसको पढ़ा के फाइनल कर, हो जाएगा। आज आप लैब में जाइएगा, टाइपिंग करने के बाद इस पूरे ऑप्शंस का बारी बारी से प्रैक्टिकल करके देखिएगा। और ये मैंने सारा शॉर्टकट की में पढ़ाया, देखिए कंट्रोल ई है, कंट्रोल एल है, कंट्रोल जे है, सब मैंने लिखवाया। थोड़ा सा एक बार शॉर्टकट की का भी प्रयोग इसमें करके देख लीजिएगा।